हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें राजस्थान की संपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस को हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो उसमें परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ हल कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने एक सीरीज चलाई है जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के 2 पार्ट हम पहले देख चुके हैं। यदि आप यह तीसरा पार्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप पहले 2 पार्ट्स देखें ताकि आपको ये जो पढ़ने का क्रम है वह सही से समझ में आए। तो बच्चों, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति का भाग 3 और हम देखते हैं आज के टॉपिक्स। बच्चों, अभाज्यता की जांच एक प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। किस प्रकार का प्रश्न है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। संख्या एक दे रखी है 149 और दूसरी दे रखी है 221 और कहा है कि उपरोक्त संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में देखा था अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। बहुत अच्छे से उस क्लास में हमने समझा था, आप पिछली कक्षा में जाकर के देख सकते हैं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी का भी भाग नहीं जाता है, अर्थात यदि उस संख्या में किसी और संख्या का भाग चला जाए, किसी भी एक संख्या का भाग चला जाए तो वह कौन सी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। तो अब अगर इस प्रश्न को हम हल करना चाहें तो हमें देखना होगा कि 149 में किसी का भाग जा तो नहीं रहा, तो हम ऐसे चेक करेंगे 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे चेक करते करते कितने अंकों तक चेक करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा और ऐसा प्रोसेस हम MCQ वाली जो अपनी परीक्षाएं होगी उनमें हल नहीं कर सकते हैं। तो इसे हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वह ट्रिक क्या है, हमें देखना है कि जो संख्या हमें दी गई है उससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी वह संख्या जो किसी का वर्ग है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 × 2 यानी कि 4 होता है, 3 का वर्ग 3 × 3 यानी 9 होता है, 4 का वर्ग 4 × 4 यानी 16 होता है, 5 का वर्ग 5 × 5 यानी 25 होता है। यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें इससे जस्ट बड़ी देखनी है। हम जानते हैं बच्चों कि 12 का जो वर्ग है वह है 12 स्क्वायर 144 होता है और 149 से जस्ट बड़ा देखना है यानी कि 13 का स्क्वायर 169। यानी हमें देखना है इससे जस्ट जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह किसका वर्ग है, बिल्कुल 13 का वर्ग है। यानी हमें यहाँ समझना है कि 149 को अभाज्यता की जांच करने के लिए हमें पता लगाना है कि इसमें किसी संख्या का भाग जाता है अथवा नहीं। तो 149 के लिए जो इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या है 169, तो वह जिसका वर्ग है यानी 13 का वर्ग है, तो 13 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं, 13 तक की अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं का भाग देकर के चेक कर लो। 13 तक की अभाज्य संख्याएं जो भी है उनका भाग देख के अगर इसमें चेक कर लो, अगर इसमें भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या होगी और अगर किसी का भाग नहीं गया तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो 13 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, बिल्कुल बोलिए। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है, पहली है 2, फिर 3, 5, 7, 11 और हमें 13 को भी शामिल करना है। और जब हमें इनका भाग देना है तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाजकता के नियम पढ़े हैं, हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि इनमें इन संख्याओं का भाग जाता है अथवा नहीं। 2 की भाजकता हमने देखा इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 हो तभी भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। फिर हमने देखना है 3 का भाग, यदि इसके अंकों का योग 9 4 13 और 1 14, इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 के लिए हमें इकाई का अंक देखना होता है, 0 या 5 हो तभी 5 का भाग जाता है, तो इसमें भी 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 के लिए हम बच्चों देखते हैं कि इकाई के अंक को हम 2 से गुणा करते हैं यानी कि 9 दूनी 18, फिर हम इसका अंतर लेते हैं तो 14 में से 18 गए या 18 में से 14 गए तो 4 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसमें भी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। 11 के लिए हम चेक करते हैं कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, फिर उनका अंतर करते हैं तो 9 और 1 10 और सम स्थान पर है 4, तो 10 में से 4 गई तो 6 में 11 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाता है। और बच्चों, ये एक बहुत ही छोटी सी संख्या है, डायरेक्ट भाग देकर भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे 13 का चेक करो तो 13 एकम 13, 1 बचा 19 में
13 एकम 13, 6 बच गए, यानी पूरा भाग नहीं जाता है। तो हमें सिर्फ इतनी सी संख्याओं का भाग देकर के चेक करना है कि यह अभाज्य संख्या है अथवा भाज्य संख्याएं हैं। इससे जस्ट बड़ा वर्ग हुआ 169, वह 13 का वर्ग है। अतः हमें 13 तक की अभाज्य संख्याओं का भाग देकर के चेक करना है कि अगर किसी का भाग चला जाए तो वह भाज्य होगी, परंतु किसी का भाग नहीं जाता है तो हमें पता हुआ कि 149 क्या है, बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमें जब चेक करना है 221, तो बच्चों आप मुझे बताइए कि 221 से जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? बिल्कुल 225, और वह वर्ग है 15 का वर्ग है। 15 का स्क्वायर होता है 225। बच्चों हमें गणित में जो हमारी गणनाएं हैं इनको फास्ट करने के लिए हमें कम से कम 30 तक के अंकों का हमें पूर्ण जो वर्ग संख्याएं हैं वो याद होनी चाहिए, और 10 तक के जो संख्याएं हैं उनके घन याद होने चाहिए। तब हम जो हमारी कैलकुलेशन है उसको फास्ट कर पाते हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी नीड ही यही होती है कि जो जितना फास्ट करेगा, जो जितना एक्यूरेट करेगा, वही सबसे आगे होगा। तो हमें गणनाओं को फास्ट करने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे 221 से जस्ट बड़ा है 15 का वर्ग यानी कि 225, तो हमें 15 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है। 15 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती है, बिल्कुल 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 15 अभाज्य संख्या नहीं होती है, यानी कि इन्हीं संख्याओं का वापस इसमें भाग देना है। क्या इसमें 2 का भाग जाता है? इकाई का अंक 1 है इसलिए 2 का भाग नहीं जाता है। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? अंकों का योग करो, 2 और 2 4 और 1 5, यानी नहीं जाता है। इकाई का अंक 1 है, 5 का भाग भी नहीं जाता है। 7 का चेक करने के लिए इसको 2 से गुणा करो, 1 दूनी 2, 22 में से 2 गए तो 20 में 7 का भाग नहीं जाता है इसलिए इस संख्या में भी नहीं जाता है। 11 का चेक करने के लिए इन दोनों का योग करो, 2 और 1 3, और फिर इसमें से अंतर कर दो, 3 में से 2 गया तो 1, यानी इसका भाग भी नहीं जाता है। और 13 को भी अगर इस बार भाजकता के नियम से चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि इस संख्या को 4 से गुणा करो, यानी 1 चौक 4, और 4 को 22 में जोड़ो 26 में 13 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में 13 का भाग जाएगा। और यदि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी एक संख्या का भाग इसमें चला जाता है तो बच्चों वह भाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्या? बिल्कुल वह भाज्य संख्या होती है। यानी हम कह सकते हैं कि 221 तो है एक भाज्य संख्या और 149 एक है अभाज्य संख्या। तो उपरोक्त संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है? अभाज्य है अपने केवल एक, और वह ऑप्शन है ए। बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परंतु परीक्षाओं में पूछा जाता है। परंतु अगर हमें ये ट्रिक पता नहीं है तो हम इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, और जो आसान प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में कई बार टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूट जाते हैं। इसलिए ऐसा अभ्यास भी अपना होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न आता है तो सत्य कथन पूछा है या असत्य कथन पूछा है, या फिर कई बार ऐसे देता है कि सत्य कथन नहीं है, तो उस प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। जब प्रश्न को हम गणित में ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उत्तर निकालने की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती है। अब हम समझते हैं सत्य कथन कौन सा है। तो 2 एकमात्र समअभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सम है और अभाज्य संख्या है और यह एकमात्र है। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बच्चों मुझे बताओ, क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। बिल्कुल हमने पढ़ा है एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो ये कथन हो गया गलत। फिर आया है 91 एक अभाज्य संख्या है। बच्चों फिर वही कंसेप्ट, 91 को हमें चेक करना है तो सबसे पहले इसका पूर्ण वर्ग देखेंगे, सबसे बड़ी इससे जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो 91 से जस्ट बड़ी होती है 100, और 100 जो पूर्ण वर्ग संख्या किसकी होती है? 10 का स्क्वायर होता है, यानी 10 तक की हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है, और 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5 और 7। अब हमें भाग चेक करना है। क्या 2 का भाग 91 में जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि इकाई का अंक 1 है। क्या 3 का जाता है? नहीं जाता है, 9 और 1 10। क्या 5 का जाता है? नहीं जाता है, इकाई का अंक 1 है। क्या 7 का जाता है? वैसे सीधा सीधा हम देख सकते हैं 13 × 7, 13 7 91 होता है। कुछ पहाड़े भी अपने को याद हैं तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, 13 7 91 होता है, तो इसमें 7 का भाग जा रहा है। चूंकि 7 का भाग जा रहा है इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, और कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, अर्थात ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन पूछा है तो सत्य कथन होगा केवल के, और वह ऑप्शन है, वह ऑप्शन नहीं है। तो हम समझते हैं केवल जो के वाला ऑप्शन है वही सत्य होगा। हमें देखना है बच्चों और आसानी से इनको समझना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। क्या प्रश्न है कि गुणनफल 4 की घात 9, 9 की घात 4, 4 की घात 9 और 9 की घात 4 और 7 की घात 7, इसमें अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या है। एक वर्ड आता है कि अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्याओं को गुणा के खंड के रूप में, यानी गुणों के टुकड़े के रूप में लिखना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे मैंने 12 को लिखा, 12 को मैं क्या गुणा के खंड के रूप में लिख सकता हूं, 3 × 4, बिल्कुल 3 चौक 12 होता है, यानी कि गुणा के टुकड़ों के रूप में हमने इसे लिख दिया है। परंतु क्या यह एक अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जो गुणनखंड है, जो गुणा के टुकड़े हैं, उनमें सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या 3 एक अभाज्य संख्या है? परंतु क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये गुणनखंड तो है परंतु अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इससे जब अभाज्य गुणनखंड बदलना है तो हम क्या करेंगे, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 लिख सकता हूं क्या, और 3 ऐसा कैसा रह जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ये एक गुणनखंड भी है और अभाज्य गुणनखंड भी है, क्योंकि इनके जो गुणनखंड में सारी संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इसमें पूछा जाता है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो एक अभाज्य गुणनखंड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड और तीसरा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 3। अब इस प्रश्न को अपन आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिखा है 4 की घात 9, तो 4 की घात 9 पहले इसे अभाज्य गुणनखंड में बदलिए, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 2 की घात 2 का अर्थ है 2 को 2 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, फिर इसकी घात ऊपर है 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 × 3 भी होता है 9 और उसकी घात है 4। और चूंकि हम जानते हैं 7 एक अभाज्य संख्या ही है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको और आगे हल करते हैं, हम आगे देखते हैं 2 की घात 2 और फिर उसकी घात है 9, यानी कि अगर कोष्टक में घात के ऊपर घात हो तो वह आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि 2 की घात हो जाएगी 2 × 9, यानी कि वह होती है 18। इसी प्रकार यहाँ है 3 की घात 2 और कोष्टक में ऊपर है 4, यानी कि घात अगर ऊपर है ऐसे तो वह गुणा हो जाती है। तो 3 की घात हो जाएगी 2 × 4, यानी 3 की घात 8, और 7 एक अभाज्य संख्या है और उसके साथ ही लिखी है तो हमें चेंज नहीं करनी है। तो अब हम देखेंगे कि 2, 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, चूंकि 2 18 बार आ रहा है और 3 8 बार आ रहा है और 7 7 बार आ रहा है, यानी कि जो इसके गुणनखंड है उसमें अभाज्य संख्याएं कितनी आ रही है, 18 और 8 26, 26 और 7 33। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऐसे ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 33 सही हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब हम और आगे चलते हैं। एक प्रश्न पूछा है बच्चों 360 के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या है तो सबसे पहले हमें इसे किस में बदलना होगा, अभाज्य गुणनखंडों में बदलना होगा। और 360 को अभाज्य गुणनखंड बदलने के लिए आपने छोटी क्लासों में बच्चों पढ़ा होगा कि क्या होता है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 में जाता है 1 बार, फिर बचता है 1 यानी 16 में 8 बार और 0 में 0 बार। 2 का भाग यानी आधा करना है, 180 का आधा 90 होता है, फिर 2 का भाग यानी 45, 90 का आधा कितना होता है 45। अब देखना है इसमें किसका भाग जाता है, 5 और 4 9, यानी कि 3 का भाग जाएगा, अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो 45 में जाता है 15 तिया 45, फिर 15 में वापस जाता है 3 का और 15 में 5 बार जाता है और फिर इसमें जाता है 5 का 1 बार, यानी कि मैं 360 को क्या लिख सकता हूँ, 360 बराबर 2 × 2 × 2, यानी 2 की घात तो हो गई 3 और 3 की घात हो गई 2 और 5 की घात हो गई 1, यानी अब हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और हमें पूछी है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, यानी कि 3 2 5 और 1 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऐसे ही प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहिए ताकि परीक्षाओं में हम सबसे अव्वल आ सकें और हमारा सिलेक्शन पा सकें। अब आता है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ये जो सारे प्रश्न हैं भाज्य गुणनखंड पर आधारित होते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जब आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को देखेंगे या जो PYQs जो MCQs हैं
उनको अगर आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि बार बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना। भाजक का वर्ड का मतलब सबसे पहले हमें समझना है। भाजक का मतलब होता है कि इसमें किस किस का भाग जाएगा। जैसे 12 के कुल भाजक, 12 में किस किस का भाग जाता है बच्चों? सभी संख्याओं में सबसे पहले 1 का भाग जाता है, फिर 12 में 2 का भाग जाता है, फिर 12 में 3 का भाग भी जाता है, और 12 में 4 का भाग भी जाता है, और 12 में 6 का भाग भी जाता है, और 12 में 12 का भाग भी जाता है। यानी 1 2 3 4 5 और 6, कुल 12 के भाजक हो गए 6 हो गए। बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आई। फिर इसी प्रकार हमें लिखना है कि 15 के कुल कितने भाजक हैं। तो 15 में 1 का भाग जाता है, फिर 3 का भाग जाता है, फिर 3 पंजे 15 यानी 5 का भाग जाता है, और फिर डायरेक्ट 15 का भाग जाता है। यानी कि 15 के कुल भाजकों की संख्या हो गई 4। परंतु यदि हमें पूछ ले कि 360 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो क्या हम ऐसे एक एक संख्या का भाग देके पता करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां हमें प्रश्नों को फास्ट करना है। हमें इस प्रकार करना है कि वो 1 मिनट के अंदर कोई भी सवाल हल हो जाए। तो उसके लिए इसकी क्या ट्रिक है वो भी हम देखते हैं। जब भी भाजकों की संख्या आ जाए तो उसे एक अभाज्य गुणनखंड की सहायता से किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो हम समझते हैं। 12 का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करो। 2 6 बार, फिर 2 3 बार, फिर 3 1 बार। यानी मैं 12 को लिख सकता हूं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। सबसे पहले इसे घातांक रूप में लिख दिया। और बच्चों बहुत ही आसान ट्रिक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, फिर जो घात आ रही है उसमें 1 जोड़ के घातों को आपस में गुणा करना है। कैसे करना है? जैसे यहाँ घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ो, कितना होता है 3, और यहाँ घात जैसे 1 है तो 1 में 1 जोड़ो, कितना होता है 2, आपस में इनको गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो जाता है? बिल्कुल 6। यानी 12 के अभाज्य जो भाजकों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 6 होगी। 12 के कुल भाजकों की संख्या 6 है, ये हमने अभी ज्ञात किया है। इसी प्रकार हम 15 का भी देख सकते हैं। पहले हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग जाता है 15 में 5 बार, फिर 5 का भाग जाता है 5 में 1 बार। यानी मैं 15 को लिख सकता हूं 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। बच्चों हमने अभी देखा, इसे अगर हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया है और भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी घातांक में जोड़ेंगे 1 और इसकी भी घातांक में जोड़ेंगे 1। यानी 1 और 1 हो गया 2 और 1 और 1 हो गया 2, और इनको आपस में गुणा कर लो तो 2 दूनी 4, और 15 के कुल भाजकों की संख्या हमारी कितनी आई? 4। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आया होगा, और इस कंसेप्ट को प्रयोग में लेते हुए हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे परीक्षा में वो भी हम 1-2 उदाहरण की सहायता से और देखते हैं। 180 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत ही आसान है, हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड 2 90 बार, फिर 2 45 बार, फिर 3 15 3 45, फिर 3 का भाग जाएगा 3 पंजे 15, फिर 5 का जाएगा 1 बार। यानी मैंने 180 को क्या लिख सकता हूं, 2 की घात तो 2 और 3 की घात भी पुनः 2 और 5 की घात 1। चूंकि हमें भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, इनमें एक एक जोड़ते जाओ। जब एक एक जोड़ दिया तो आपस में इनको गुणा कर दो। 2 और 1 होता है 3, फिर 2 और 1 होता है 3, फिर 1 और 1 होता है 2। यानी 3 3 9, 9 दूनी 18। यानी कि इसके भाजकों की कुल संख्या होगी 18। तो उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से समझ आया होगा। आगे चलते हैं। किसी संख्या n के अभाज्य गुणनखंड, अगर इसको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे। यदि कोई संख्या n है और उसके अभाज्य गुणनखंड में लिखता हूं a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और ये तो है अभाज्य संख्याएं, और चूंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं तो माना यहाँ a b c और d क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और लिख देता हूं कि a b c व d कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चों हमें देखना है कि इसके भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। भाजकों की संख्या में यदि इसकी घात है r, इसकी घात है s, इसकी घात है t और इसकी घात है u, तब हमें देखना है भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। हम जानते हैं इनकी घातों में हमें क्या क्या कर देना है, एक एक जोड़ देना है। यानी r प्लस 1, फिर इधर
s प्लस 1, फिर आगे t प्लस 1 और आगे u प्लस 1, और इन सभी को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। वही हमारे क्या होती है, भाजकों की संख्या। जो शॉर्टकट है कि प्रत्येक घात में एक जोड़कर उनका गुणा कर दे, तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, उनके भाजकों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक प्रश्न अब ये आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि 360 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, पर बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन सारे कंसेप्ट को अपनी पीपीडीज में और अपने जो कंटेंट है उसमें शामिल करना है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने डाला है। तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बच्चों शून्य क्या होता है, जैसे पहला शून्य आया 10 में आया, यानी कि अगर 1 10 है तो 1 0 हुआ। अगर मैं कह दूं 100 है तो 10 × 10 यानी 2 10 हुए, तो कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। यानी हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, अगर गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 10 के बनने वाले जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। और 10 कब बनता है, जब 2 × 5 बनता है, और 2 × 5 कब बनता है वो हमें इस गुणनफल में देखना है कि कितने 2 आ रहे हैं और कितने 5 आ रहे हैं। और 2 और 5 अगर कॉमन बराबर आ रहे हैं तो जितने बराबर आ रहे हैं उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे अब हम इसको चेक करते हैं, देखिएगा 12 को मैं लिख सकता हूं 3 × 4 12, यानी कि 2 की घात 2 × 3। समझिएगा इसको, 2 की घात 2 यानी 4 और 4 × 3 12। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 × 5 यानी 3 × 5। 40 को मैं लिख सकता हूं 8 × 5 40, यानी 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होता है। और फिर उसको लिखा मैंने 5, 8 × 5 40। फिर 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया। और 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5 20, और 4 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखूँ तो 2 × 2 और 5 की घात 1। हमें 3 से कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि इसके अंत में शून्य कितने होंगे, और अंत में शून्य उतने ही होंगे जितने 2 × 5 यानी कि 10 के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, फिर 3 बार और फिर 2 बार, 2 3 5 और 2 7, यानी 2 आ रहा है 7 बार, और 5 हमें देखना है 1 बार, 2 बार और 2 4 बार और 1 5 बार, यानी 5 की घात 5। अब 3 कितना हो 7 कितना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे बच्चों कि कॉमन कितनी बार आ रहा है, 2 तो 7 बार आ रहा है और 5 5 बार आ रहा है, यानी 2 5 बार आ रहा है और 5 5 बार आ रहा है। ये हमारा कॉमन है, क्योंकि 2 × 5 तभी 10 होगा। सिर्फ अकेले 2 से भी काम नहीं चलना और अकेले 5 से भी काम नहीं चलना है, यानी 2 × 5 जब होगा तभी एक 10 बनेगा और तभी हमारे जीरो की संख्या 1 होगी। और फिर जो 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनसे हमें कोई काम नहीं है, यानी कि 2 × 5 कितनी बार कॉमन आ रहा है, 5 बार, यानी कि 10 की घात हो गई 5, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 की घात 5 है, यानी 10 5 बार आ रहा है, 10 10 10, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि इनसे रिलेटेड कोई परीक्षा में सवाल आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 × 15 × 40 × 25 × 20 के अंत में कितने शून्य होंगे। ए 4, बे 5, 6 7 और द 6 और दे 7। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और प्रश्न को अभ्यास करते हैं। 12 को हम लिखेंगे 4 × ये प्रश्न हम कर चुके हैं, सेम प्रश्न आ गया है। आगे बढ़ते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, अगेन ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जब विगत परीक्षाओं की प्रश्नों का संकलन आप किसी भी किताब में देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो उनको करने की क्या अप्रोच है वो हम यहाँ देख रहे हैं। प्रत्येक संख्या को केवल इकाई के अंक का गुणा करो और अंत में प्राप्त संख्या इकाई अंक ही उत्तर होगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने गुणा किया 15 × 12, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 का 0 हासिल का 3, 15 और 1 3, 15 और 3 18, यानी 180। तो बच्चों जब मैंने 15 × 12 को गुणा किया तो जो इकाई का अंक है वो आया
0। तो इसे मैं समझने के लिए पूरी संख्या को गुणा नहीं करूंगा और सिर्फ यदि मैं अगर इकाई के अंकों को गुणा करूं तो उसमें जो इकाई का अंक आता है वह भी सेम होगा। यानी 5 को मैंने अगर 2 से गुणा किया तो 5 दूनी आता है 10, तो इसमें जो इकाई का अंक है वही इसमें इकाई का अंक होगा। यानी कि हमें सब अंकों के मतलब सब संख्याओं के केवल इकाई के अंक का ही गुणा करना है, तो वही उत्तर होगा। जैसे ये एक गुणनफल दिया है और इसमें कहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो बच्चों हम देखते हैं 4 को 8 से गुणा किया तो 32 यानी इकाई का अंक कितना आया, बिल्कुल 2 आया। फिर 2 को 4 से गुणा किया कितना आया, 2 आया। और यहां से 2 को 4 से गुणा किया तो हमारा बना 8। फिर जो 8 बना उसको यहां से 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8 ही रहेगा। फिर 8 को 3 से गुणा किया तो वो बना 8 तिया 24, यानी इकाई का अंक जो बना वह क्या बना, बिल्कुल 4 बना। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। एक और प्रश्न की सहायता से इसे समझते हैं। 77, 89, 31 और 74 इनका गुणा दिया है और इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, एक बार मैं लिख देता हूं। हमें सिर्फ इकाई के अंकों का ही गुणा करना है, यानी इसका और इसका जब गुणा किया तो 7 नाम 63 यानी कितना बचा 3। फिर इस 3 को इस 1 के साथ गुणा किया 3 एकम 3। फिर इस 3 को इसके साथ गुणा किया 3 चौक 12, यानी इकाई का अंक कितना बना, बिल्कुल 2 बना और वह ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है, परंतु इन प्रश्नों को देखकर हम घबरा जाते हैं कि अरे ये सब बड़ा प्रश्न आ गया, अब इसको कैसे हल करेंगे, जबकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। कब आसान है, जब आपकी अप्रोच अच्छी होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप किस दिशा में सोच रहे हैं, और अगर सही दिशा में सोच रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि 221 की घात 367 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, हम जानते हैं 221 की घात 367 है, यानी 221 को कितनी बार गुणा कर रखा है, 367 बार। अब हम जानते हैं यदि 367 बार, अब हम जानते हैं यदि किसी संख्या गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम सिर्फ किसका गुणा करते हैं, इकाई के अंकों का ही गुणा करते हैं। यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार, 367 बार। 1 को कितनी ही बार गुणा करो उसमें सदैव कितना आना है, 1 ही आना है। तो 221 की घात अगर 367 है तो उसके इकाई का अंक जब करोगे वो सदैव कितना आएगा, बिल्कुल 1 ही आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परंतु देखने में थोड़ा बड़ा लगता है। अब जैसे इस प्रश्न को हम समझते हैं, 45 की घात 469 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है बच्चों। हम देखते हैं इसमें भी सिर्फ किसका, 45 को 469 बार गुणा किया है, यानी कि इकाई का अंक हमें अगर ज्ञात करना है तो इकाई के अंक को ही गुणा करते जाओ। यानी कि हम यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यही चलता जाएगा। और कितनी बार, 469 बार। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को मतलब 5 को 5 25 यानी इकाई का अंक 5 ही रहना है। फिर 5 से गुणा किया तो 25 यानी इकाई का अंक 5 ही रहना है। यानी 5 की भी कितनी ही घात हम कर दें, इकाई का अंक सदैव कितना रहेगा, बिल्कुल 5 ही रहेगा। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परंतु परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यदि इस दिशा में हमारी प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हम इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, अथवा माइनस मार्किंग है तो हम उसको छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा सवाल है, जबकि आसान है। 146 की घात है 321 और इकाई का अंक ज्ञात करना है। यानी 146 को कितनी बार गुणा किया है, 321 बार। चूंकि इकाई का अंक 6 है तो 6 को गुणा करके देख लो। 6 को 6 से गुणा किया 36 यानी फिर 6, फिर 6 को 6 से गुणा किया यानी 36 यानी फिर 6। अर्थात 6 को भी यदि आप गुणा करते चलोगे तो 36 6 6 6 6 ही चलता जाएगा। तो इसकी भी घात कितनी ही हो, 6 की घात कितनी ही हो, गुणनफल में घात सदैव कितनी आएगी, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इसी प्रकार 0 का भी आप देख सकते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो 0 0 0 0 गुणा करते चलेंगे। 0 को 0 से गुणा करो, सदैव कितना आना है, 0 ही आना है। इसलिए इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है, परंतु हमें अभ्यास होना चाहिए। तो हम यहाँ इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक के रूप में लिखना चाहें तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो इनको गुणा करने पर चूंकि यही रिपीट होते हैं, इसलिए इनकी किसी भी घात पावर में इकाई का अंक नहीं बदलता है। अर्थात इकाई का अंक यदि 0 है तो घात में इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक यदि 1 है तो किसी भी घात में इकाई का अंक 1 ही रहना है। घात में इकाई का अंक अगर 5 है तो किसी भी घात में इकाई का अंक 5 ही रहना है। और इकाई का अंक यदि 6 है
तो किसी भी घात में इकाई का अंक 6 ही रहना है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ये आए तो अपन को सोचना ही नहीं है और सीधा लिख देना है, परंतु हमें रटना नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर एक की जगह 2 याद रह गया तो गलत हो जाएगा। हम 1 सेकंड में इसको हल करके देख सकते हैं, गुणा करके देख लो, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब एक प्रश्न आता है 3424 की घात 389 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब 4 की घात है तो हमें 4 को देखना है, तो 4 का पैटर्न पकड़ेंगे हम। क्या पकड़ेंगे? पैटर्न। कैसे समझेंगे कि 4 का क्या पैटर्न चल रहा है? यानी 4 को 4 से 16 किया, 4 को 4 से गुणा किया तो आता है 16, यानी इकाई का अंक कितना आया? बिल्कुल 6 आया। फिर मैंने 6 को वापस 4 से गुणा किया तो कितना आया? 24, यानी 4 आया। फिर 4 को वापस मैंने कितनी बार गुणा किया 4 से, तो 4 चौक 16, यानी कितना आया? 6 आया। यानी 4 की घात जब 1 थी तब तो 4 ही था, जब घात 2 हुई तब 6 आया, फिर 3 घात में 4 आया, फिर 4 घात में 6 आया। इसी प्रकार 4 6 4 6 4 6 ही चलता जाएगा। यानी सम स्थानों पर जब 4 की घात होगी तब तो आएगा 6, और जब विषम स्थानों पर बात होगी तब मान आएगा 4। सम स्थान यानी यहाँ पर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है और फिर 6 है। देखो दूसरा स्थान, चौथा, फिर छठा, फिर 8वां, फिर 10वां। यानी कि 4 की घात जब सम स्थान पर होगी तब तो उसका मान आएगा 6, और 4 की घात जब विषम स्थान पर होगी तब उसका मान आएगा 4। तो अब हमें देखना है कि इसमें घात कितनी है? 389, और हम जानते हैं 389 में 2 का भाग नहीं जाता है, अर्थात ये विषम संख्या है, और विषम जब ये घात होती है तब उसका मान कितना होता है? इकाई का अंक बिल्कुल 4 होता है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। यानी हमें ध्यान देना है कि 4 की घात जब 2 रहती है तब तक चेंज होता है, और वापस 2 के बाद वापस रिपीट होने लग जाता है, तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आया है 129 की घात 271 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब हमें 9 का पैटर्न पकड़ना है। 9 की घात 1, 9 की घात 2, फिर ये 9 की घात 3, 9 की घात 4, 9 की घात 5, और ऐसे ही चलता जाता है। तो 9 × 9 81। देखो 9 की घात जब 1 है तब 9 ही रहता है, फिर 9 को 9 से गुणा किया यानी 81, यानी इकाई का अंक कितना हो जाता है? 1। फिर यहाँ से 81 बना, यानी कि 1, और 1 को 9 से गुणा किया तो वापस 9 बना, फिर 9 को वापस 9 से गुणा करेंगे तो नाम 81, यानी 1 बनेगा। यानी ये भी पैटर्न ऐसे ही चल रहा है, 9 1 9 1 9 1 9 1। यानी कि अगर विषम स्थानों को देखें तो घात आ रही, अंक आ रहा है 9, और यदि हम सम स्थानों को देखें तो इकाई का अंक आ रहा है 1। तो यहाँ पर हमें देखना है 271 घात है, यानी विषम संख्या में है, और जब विषम संख्या में होगी तो हमारे इकाई का अंक सदैव क्या आएगा? बिल्कुल 9 ही आएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और प्रश्न समझते हैं बच्चों। 562 की घात 443, यानी कि इस बार 2 के पैटर्न देखना है। 2 का पैटर्न देखिए, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो 2 × 2 कितना होता है? बिल्कुल 4 होता है। फिर 4 × 2 8 होता है, फिर 8 × 2 16, यानी कि 6 होता है, और फिर 6 को 2 से गुणा करोगे तब 12, यानी पुनः 2 आएगा। यानी आपने कौन से घात पे किया? 1 2 3 4, और जब 5वीं घात की तब पुनः 2 आया। तब तक आंसर इतना क्या होता रहा? चेंज होता रहा। यानी कि हम जानते हैं कि 2 की घात 4 जब करोगे तब इकाई का अंक कितना आएगा? 2 की घात 4 में इकाई का अंक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 में इकाई का अंक आ रहा है 6, और जब 5वीं घात पुनः करोगे तब वापस 2 आएगा। फिर ये रिपीट चलता जाएगा, 2 का फिर 4 होगा, फिर 2 का 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, और फिर वापस पुनः कितना आएगा? 2 आएगा। यानी 4 4 के टुकड़ों में इसको अगर हम बांट दे तो जो घात इकाई का अंक बचेगा वह कितना बचेगा? 6। तो मैं यदि अगर देखना चाहूँ कि घात है 443, यदि हम इसको 4 4 के टुकड़ों में बांट दें तो 4 के पास कितना आ रहा है? हमने कल ही देखा है कि भाजकता के नियम क्या होते हैं। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ कि 562 की घात 440 × 562 की घात 3। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल, आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाती है। 440 और 3 443 होता है, परंतु यहाँ 4 का भाग जाता है, यानी 2 की घात यहाँ 4 के भाजक में है, यानी 4 4 के टुकड़े बन गए हैं। तो जब 2 की घात 4 होगी तब इकाई का अंक जो होगा वह कितना होगा? 2 की घात 4 के भाग में है, यानी यहाँ से इकाई का अंक होगा 6। कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ हमें दे रखा है कि 2 की घात कितनी है? 3 है, यानी कि 2 की घात 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ से इकाई अंक होगा 8, और 6 को 8 से गुणा करेंगे तो आता है 48, यानी कि इकाई का अंक हमारे कितना बचेगा?
8 बचेगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, हमें देखना है कि पैटर्न देखना है। जैसे 0, 1, 5, 6 में हमने देखा कोई चेंज नहीं होता है, 4 और 9 में हमने देखा कि हर 2 के बाद चेंज होता है, तो हमें उसी प्रकार पैटर्न पकड़ना है। इस प्रकार जैसे 2 में देखा तो इसमें 4 के बाद मान चेंज, सेम मान आ रहा है, तो 4 4 के टुकड़े बना लो, 4 में जो आंसर आ रहा है वही अपना इकाई का अंक ले लो, फिर जितने आ रहे हैं उसको उससे गुणा कर लो, जैसे यहाँ किया। एक और सवाल करते हैं, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पूछा है 5627 की घात 153 और फिर ये इनका गुणा दिया है और कहा है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सबका पर्सनल इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, परंतु देखकर लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से और बहुत आसानी से इसको समझना। देखो 7 का पैटर्न हम समझते हैं। 7 को मैंने 7 से गुणा किया, फिर 7 से गुणा कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका क्या पैटर्न है। 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आया, यानी कि 9 आया इकाई का अंक। फिर 9 को 7 से गुणा किया तो 63 आया, यानी कि 3 आया। फिर 3 को वापस 7 से गुणा किया तो मैंने 21, 3 7 21, यानी इकाई का अंक कितना आया, 1 आया। फिर जब वापस मैंने 1 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि पहले 7 था, फिर 9 3 1, फिर 7 आया, तो फिर अगला 9 3 1 क्या आएगा, 9 3 1, और यही क्रम चलता जाएगा। यानी कि प्रत्येक 4 4 टुकड़ों में ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भी एक पैटर्न बना कि जब 7 की घात 4 के भाग 4 या 4 के भाग में कुछ होगी तो उसका इकाई का अंक सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर जितनी संख्याएं आगे है उतना हमें निकालना है। जैसे यहाँ हमें दिया है कि 7 की घात है 153, 7 की घात कितनी है, 153। तो 153 यानी हमें पहले देखना है कि 4 के भाग में बदलें, तो अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। तो 152 अगर मैं इसे लिखूं, क्योंकि 52 में जाता है 13 चौक 52, यानी कि 7 की घात 152। यहाँ 4 का भाग जाता है, यानी कि 4 के टुकड़े बराबर होंगे। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वह कितना होगा, 4। हर प्रत्येक 4 के टुकड़ों में इकाई का अंक आता है 1। फिर बचा 153 है, इसलिए 7 की घात 1 और रहेगी, यानी यहाँ तो है इकाई का अंक 1 और 7 की घात 1 यानी 7 ही होता है। तो इकाई का अंक होगा 1 × 7 यानी कि 7। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 की घात जब 153 होगी तो इकाई का अंक आएगा 7। अब ऐसे ही हमें इन दोनों का चेक करना है और फिर इनको गुणा कर देना है। हम जानते हैं बच्चों 1 है और 1 की घात तो कितनी भी करते जाओ, मान कितना आना है, 1 ही आना है। तो इकाई का अंक यहाँ हो गया 1, तो 7 × 1 तो यहाँ तक हो गया। अब हमें चेक करना है 33 का, यानी कि 3 की घात का। तो बच्चों सेम पैटर्न लगाते हैं, 3 का भी चेक करो। अगर एक बार आप चेक कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि प्रत्येक अंक को अपन ने देख लिया। इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सभी अंकों को हमने यहाँ देख लिया है, तो अब कोई समस्या नहीं आने वाली है। 3 का देखते हैं बच्चों, तो 3 × 3 9, फिर 9 × 3 27 का 7, फिर 7 × 3 यानी 7 या 21 का 1, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी ये पैटर्न चलेगा 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, यानी कि 3 की घात जब 4 होगी तब 4 होगी, या फिर 4 के भाग में कोई संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक आएगा 1, और फिर अगर आगे कुछ बचता है तो उसको हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हमें दिया है 3 की घात 45, 3 की घात 45। हम जानते हैं 45 में 4 का भाजक ढूंढना है हमें, तो 3 की घात 44 × 3 की घात 1 लिख सकते हैं। आधार समान है और गुणा में है तो घात जुड़ जाती है। 3 की घात 44 और 1 कितनी होती है, 45। तो हमें यहाँ देखना है कि 3 की घात जब 4 के भाग में है तो उसके इकाई का अंक कितना होता है, बिल्कुल 1 होता है। और फिर 3 की घात 1 यानी 3, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इसके इकाई का अंक कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब हमें पूरे का इकाई का अंक देखना है, तो इनको गुणा कर दो, 7 × 7 और 7 × 21, 21 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से समझ में आया होगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। 0 1 5 और 6 हो तब हमें देखना है कि कोई चेंज नहीं होना है, और जब 4 और 9 का हमने पढ़ा तो 2 2 के टुकड़े में वो बट रहा था, या समस्थान होता है तो सीधा देख लो, विषम होता है तो सीधा देख लो। फिर जो संख्याएं बची 2 7 और 3, इनमें 4 4 का पैटर्न चलता है, यानी प्रत्येक 4 के मान के बाद इनका मान रिपीट होता जाता है। तो वो भी हमने आसानी से देख लिए, जितने अंक बन सकते हैं। अब आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, इनमें कितने ही प्रश्न बन सकते हैं। जैसे 33 में अगर यहाँ लिख दिया होता एक इतनी बड़ी संख्या लिख दी होती और फिर उसकी घात 45 होगी, परंतु हमें तो ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 से ही काम है,
बहुत बड़ी संख्या लिखने के पश्चात भी हमें तो सिर्फ इकाई का अंक देखना है और इकाई के अंक हमने सभी देख लिए हैं। तो उम्मीद है बच्चों इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। और जो आज हमने पढ़ा अभाज्यता की जांच और उसके पश्चात भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या और इकाई का अंक ज्ञात करना और गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, बच्चों ये 5 और 6 तरह के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो उन प्रश्नों का अभ्यास आपका अच्छे से हो गया है तो अच्छे से वीडियो देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संख्या पद्धति के नेक्स्ट पार्ट में। हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें संपूर्ण अध्ययन करना है, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि वह छूट जाए, इसलिए हमें पूरा सिलेबस एक साथ लेके चलना है, इसलिए हम सारे टॉपिक्स करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।